हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुलिंगम विद्या क्रिएटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों की चर्चा हो रही थी कि आपकी बहुत प्रतीक्षित एग्ज़ाम की डेट आ गई है, आपका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ गया है। आप RO के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और आज हम खास तौर से बात करेंगे सिर्फ RO और प्रिपरेशन करने के बारे में ही। आज हम किसी और चीज़ के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो बहुत प्रतीक्षित एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है। एग्ज़ाम भी जहाँ तक कि संभावित एग्ज़ाम है, आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका ये एग्ज़ाम डन भी होगा, प्रारंभिक परीक्षा आपकी हो जाएगी। जब इतने वक्त से आप लोगों ने इसके लिए तैयारी करी है और आज वो एग्ज़ाम आ भी गया है, तो इसमें किसी भी छोटी सी गलती की वजह से हम कहीं रेस में पीछे नहीं रह जाएं और हमारी सफलता कहीं हमसे दूर नहीं हो जाए। तो इसलिए हम आज आपसे सिर्फ इस बात पर चर्चा करेंगे कि आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है। और हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है कि जितने चरण हम बताएंगे, जिस तरीके से पार्ट्स हम बताएंगे, इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे से पार्ट्स आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो। तो जितने पार्ट्स हम बताते हैं आप अपने आप को चेक करिए, रिव्यू करिए। अगर आप वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उसमें से कोई एक दो स्टेप छूटा हुआ और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो आपके दिमाग में वो बात नहीं आई कि इस तरीके से भी किया जा सकता है, तो आप यकीन मानिए कि जो बात हम आपसे बता रहे हैं, अगर आप इन बातों के ऊपर फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ सिलेक्शन कन्फर्मेशन की तरफ चलेगा, बल्कि धीरे धीरे से सीधे आपको चीज़ें जो हैं वो ईजी भी होंगी। तो कैसे स्टेप्स में आपको बाइफर्केशन कैसे करना है, कैसे क्या तैयारी करनी है, कैसे क्या चीज़ें होना है, वो सारी चीज़ें आपके साथ में होती रहेंगी। तो इन तैयारियों के लिए हम आपके साथ में बात करते हैं कि कैसे तैयारी का प्रोसेस क्या होना है। तो तैयारी के प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपके पास में क्या चीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहले आपके पास में आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम इस समय अगर आपका टारगेट एग्ज़ाम RO और ARO है, तो आप बहुत वक्त से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो बातें हम बताएंगे वो आप कर भी रहे होंगे, लेकिन हम फिर भी सारी बातें आपको स्टेप वाइज बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले इस एग्जामिनेशन के लिए क्या निकालेंगे? आप इस एग्जामिनेशन के निकालेंगे कि इस एग्ज़ाम के आप इसका सिलेबस निकालेंगे, और प्लस साथ ही साथ इस एग्ज़ाम का पैटर्न चेक करने के लिए जो आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स रहे हैं उसको भी आप चेक करेंगे। आपके पास में सिलेबस है और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं। अभी तक अब आपके पास में क्या टाइम है? अब आपके पास में अगर हम जनवरी एक्सपेक्टेड डेट मान करके चल रहे हैं, तो जनवरी एक्सपेक्टेड डेट का मतलब ये होता है कि अक्टूबर इज गोइंग ऑन, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो आपके पास में टेंटेटिव 2 से 3 महीने का टाइम है। तो 2 से 3 महीने के टाइम में क्या हम पूरी प्रिपरेशन करेंगे? क्या हम फिर से पूरा पढ़ना शुरू करेंगे? क्या हम पढ़ाई या शुरू करेंगे? अगर आज हम पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं तो यकीनन आप थोड़ा सा पीछे हैं। तो अगर आप पीछे हैं, लेकिन पीछे हैं तो क्या हम आगे आ नहीं सकते? लेकिन वो आगे आ सकते हैं। तो उसके लिए क्या प्रयास करने हैं, कैसे करने हैं, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। हमारी टीम मेंबर्स हमारे आप यूट्यूब चैनल पर, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ते रहिएगा। स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको जितना हेल्प हो सकता है वो हेल्प करते रहेंगे। बाकी आप कुछ भी पूछना चाहें वो आप कॉमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। कॉमेंट बॉक्स में आप अपने कोई भी सुझाव देना चाहते हैं वो सुझाव भी दे सकते हैं कि सर मेरे दिमाग में इस तरीके से चीज़ें हैं, हमारा प्रोसेस हम इस तरीके से कर रहे हैं। तो कॉमेंट बॉक्स में हम आपके डेली के डेली की चीज़ों को देख करके, आपके मेल्स को देख करके, उसकी आपकी प्रतिक्रिया देखते हुए, आपके सुझाव को देखते हुए आपके साथ में रूबरू होते रहेंगे। और रूबरू होने के साथ साथ जो भी सुझाव अच्छा होगा उसके ऊपर पालन भी करेंगे, और जो भी आपके कन्फ्यूजन्स होंगे उनको हम कन्फ्यूजन्स को दूर भी करेंगे। तो एकदम बेसिक क्या आता है? बेसिक आता है कि हम जिस भी एग्जाम को दे रहे हैं, चूंकि अभी RO की बात कर रहे हैं, तो RO के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास में सिलेबस होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, उस एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स क्या हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स से आपको 2 चीज़ों की जानकारी होती है। प्रीवियस ईयर्स का पेपर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? आप खाली इस बात को सोचते हो कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर से क्या है कि हमको कुछ क्वेश्चंस का आइडिया मिलता है कि किस तरीके से पूछा। प्रीवियस ईयर से के पेपर से 2 चीज़ होती हैं। नंबर 1, आपको पता चलता है कि हमारे एग्जामिनेशन का पैटर्न जो हम जानते हैं उसमें क्या कहीं कुछ चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या चेंजेस हैं या नहीं है, और अगर वो चेंजेस हैं तो वो किस प्रकार के चेंजेस हैं।
तो सबसे पहले हम उन चेंजेस को नोटिफाई करते हैं, प्लस साथ ही साथ दूसरी चीज नंबर पर हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में दिखाई देता है कि हमारे पास में कौन सा चैप्टर या कौन सा सेगमेंट जो है रिपीटिशन पे किस चीज़ पे चल रहा है, रिपीटिशन आता है। फिर तीसरे नंबर पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर से देखने से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा सिलेबस क्या है, इतना सारा सा है, और हम उस सिलेबस को देख करके क्या कर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि यार इतना पढ़ना है, इतना करना है, ये कैसे करें। तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स और आपके मेंटर्स, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और प्लस आपके मेंटर्स जो आपको गाइड कर रहे हैं, और वो क्या गाइड कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं कि यार व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू। जितना आपकी ज़िंदगी में ये इंपॉर्टेंट है कि क्या करना है, उतना ही आपकी ज़िंदगी में ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है। आते हैं वापस पेपर पर, तो जैसे बहुत सारा सा सिलेबस है और अगर हम इसमें पूरा सा का पूरा टाइम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये चेक करना है कि इज़ इट रियली अ इन्वेस्टमेंट और वेस्ट ऑफ टाइम। तो इन्वेस्टमेंट जिसके बदले में हमें रिटर्न मिल रहा है और वेस्ट जिसके बदले में हमारा लॉस हो रहा है। एंड द मोस्ट प्रीशियस थिंग इज योर टाइम। तो टाइम का लॉस नहीं होना चाहिए। तो आपके मेंटर्स बताते हैं कि आपके 1 2 3 4 5 6 ये नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है अगर हम उस तरफ उसको भी पढ़ने में अपना टाइम दे रहे हैं तो वो हमारा टाइम वेस्ट है। और क्या नहीं पढ़ना है ये कैसे पता चलेगा? हम ये नहीं कह रहे कि उस सेगमेंट से क्वेश्चन आता। यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आपको हेल्प करते हैं कि कितना, अगर एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर को पढ़ने में हमारा टाइम स्पैन बहुत ज़्यादा, हमारा बहुत ज़्यादा सा टाइम लग रहा है और यहाँ पर हमारे पास में लिमिटेड 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पता चला कि वो इतना लंबा टॉपिक है कि जिसके लिए हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उससे जो आउटपुट आ रहा है वो खाली 1 नंबर का 2 नंबर का आ रहा है। तो आपके मेंटर्स आपको क्या गाइड करेंगे, मैं आपको क्या गाइड करूँगा कि छोड़ दीजिए इसको। सबसे पहले आप वो सेगमेंट देखिए जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले आप उनको प्रिपेयर करिए। लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट देखिए कि कैसे कहाँ क्या आ रहा है, कितने की मेरिट लिस्ट गई थी, इस बार का कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या है। कट ऑफ हमेशा डिपेंड करता है द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर्स पे। अगर डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर जो है वो हाई है तो कट ऑफ आपका नीचे जाएगा, और डिफ़िकल्टी लेवल लो है तो कट ऑफ आपका हाई जाएगा। तो इस तरीके से इन चीज़ों को करना होता है कि हम कैसे करेंगे। हमारे पास में करने का यही तरीका है कि सारी चीज़ आपके सामने होनी चाहिए। दिस इज़ माई सिलेबस, दिस इज़ पैटर्न। और जब सिलेबस और पैटर्न आ गया उसके बाद में आपको ये देखना है कि अब ये चीज़ मुझे छोड़नी है और ये चीज़ मुझे पढ़नी है। मोस्ट ऑफ द इतने वास्ट सिलेबस में से अगर हम सब पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम सब कवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और कवर करने के बाद में हमारे पास में उसका कॉन्फिडेंस कितना आता है वो हमें देखना होता है। ठीक, तो अब आपके पास में ये भी चीज़ हो गई कि ये चीज़ हमें छोड़ देनी हो। अब जितना हमको आता है, जिन टॉपिक्स में, जो सब्जेक्ट्स में हमको अब टाइम आता है और ज़्यादा स्पेसिफिक होने का, अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से और अलग तरीके से करने। और जो भी बात आज हम आपको बता रहे हैं, इस समय चूंकि आपका आरओ का पेपर आया है तो आरओ एआरओ के लिए ही ये एप्लीकेबल नहीं है, ये पैटर्न एप्लीकेबल है सक्सेस के लिए। आपको अगर सक्सेस चाहिए, किसी भी पेपर के लिए सक्सेस चाहिए, तो आपको ये पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस पैटर्न को में क्या करना है कि अब अगर हमने सोच लिया, सपोज करिए कि हम आपसे एक बात करते हैं पॉलिटी के चैप्टर की, ठीक है। अगर हम पॉलिटी के सब्जेक्ट की बात करें तो अब अगर हम पॉलिटी ले लेते हैं या कोई एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के काम करने के लिए आपको उस सब्जेक्ट को 3 सेगमेंट में बांटना पड़ेगा। रेदर आई शुड से कि आपको बांटना चाहिए और ज़रूर बांटना चाहिए। और वो 3 सेगमेंट कौन से होते हैं? वो एक सेगमेंट होता है आई नो कि हाँ इस सेगमेंट को मैं जानता हूँ 100%, इस सेगमेंट में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 सेगमेंट जिसमें से आपको किस कैटेगरी पे बांटना है कि हाँ, फॉर एन एग्जाम्पल एक पॉलिटी का सब्जेक्ट लिया, फॉर एन एग्जाम्पल मान लिया कि उसमें 20 चैप्टर हैं,
ठीक है। तो 20 चैप्टर में से आपने निकाले 7 चैप्टर्स आर देयर कि इनमें से कितना भी घुमा करके कोई पूछ ले, मुझे आता है, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर। तो 20 चैप्टर के बारे में जब आप कॉन्फिडेंट हैं तो वो आई नो वाला एक आ गया, मीन्स इसको 100% मार्क्स हैं। इसका मतलब यहाँ पर ग्रीन सिग्नल है, ये हमारे लिए वरी का नहीं है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे क्या आता है, इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है कि मे बी एंड मे नॉट बी, मे बी एंड मे नॉट बी, ठीक है। मे बी एंड मे नॉट बी का मतलब क्या है, मे बी एंड मे नॉट बी का मतलब जैसे हमने कहा कि एग्जांपल लिया कि 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर में से 7 चैप्टर तो आपके निकल गए। आप 7 चैप्टर निकलने के बाद में आपके पास में बचे 13 चैप्टर। अब आप 13 चैप्टर में से 5 चैप्टर ऐसे हैं जिन 5 चैप्टर्स पे आप कहते हो कि यार इसमें से कुछ पूछा जाएगा तो हम कर भी सकते हैं और कहीं नहीं भी कर सकते हैं, ये मुझे आता भी है और ये मुझे नहीं भी आता, हो सकता है कि मैं इसका जवाब दे लूँ, ठीक। तो जो अब मे बी और मे नॉट बी है वो आपका क्या हो गया, वो आपका दूसरा सेगमेंट हो गया। अब आपने इन चैप्टर्स को टिक कर लिया और आपने इन चैप्टर्स को टिक करने के लिए फिर से एक बार जैसे यहाँ पर ग्रीन हाइलाइटर यूज़ किया था, यहाँ पर आप येलो हाइलाइटर यूज़ कर लो या कोई भी एक डिफरेंट कलर का हाइलाइटर आप अपने हिसाब से बना लो, जैसे भी आपको ठीक लगे कि ये मुझे मे नॉट बी सेक्शन है। अब 7 चैप्टर ये निकल गए, 5 चैप्टर ये निकल गए, अब बच्चे आपके पास में 12 चैप्टर। अब 12 चैप्टर वो हैं कि उन 12 चैप्टर में से वो हो गया आपका थर्ड सेगमेंट, दैट 12 चैप्टर्स। और ये 12 चैप्टर्स क्या हैं, जिसमें आपके पास में रेड सिग्नल है कि आपको ये नहीं आते हैं। तो क्या हमें छोड़ देना चाहिए, ये नहीं आते हैं तो क्या इनको सीखने में हमें पूरा प्रयास कर लेना चाहिए? क्या हम इनको सीखने के लिए इसके ऊपर मेहनत करने लगे और इसको सीख लें? नहीं, दिस इज़ नॉट ए वाइज डिसीजन, ये एक बढ़िया डिसीजन नहीं होगा। करना क्या है, अगेन एज आई सेड अर्लियर, जैसा मैंने शुरू में बताया कि आपको क्या करना है कि आपको जाना है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स पे कि अब इन 12 चैप्टर में से इन 12 चैप्टर की क्या वैल्यू है, इन 12 चैप्टर में से कितने चैप्टर्स ऐसे हैं जो मोस्ट वैल्यूएबल हैं, एग्जाम में आ रहे हैं, पूछे ही जा रहे हैं, और कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो नहीं पूछे जा रहे हैं या जिनसे कम मार्क्स खा रहा है। तो अगेन हम क्या करेंगे, ये जो आपका तीसरा सेगमेंट है इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे 3 सेगमेंट में कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आज हैं, इसमें से कितने मिनिमम मार्क्स के हैं और कितने इसमें बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो इनको 3 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। अब जो नहीं आते हैं हमने उन चैप्टर्स को छोड़ दिया। अब जो क्वेश्चन आज हैं वो कितने मार्क्स के हो रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स के हो रहे हैं, तो हमें उसे हर हाल में करना है और करना है और उसका कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये कुछ चैप्टर हैं जो मिनिमम मार्क्स के हैं, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा कट ऑफ क्या जाता रहा है। तो थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पिछली बार का कट ऑफ था वो 65% गया था और इस बार 99% जाएगा, तो इतना वेरिएशन नहीं होता है। अगर पिछली बार 65% गया था तो इस बार 75% जा सकता है या 55% जा सकता है, 78% जा सकता है, या इससे ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होगा। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारे छूटे हैं ये मिनिमम मार्क्स हैं, तो अभी हमने इसको अलग बॉक्स में रख दिया, विल रीड इट लेटर, हम इनको बाद में पढ़ेंगे। ये अब आपके सामने क्लियर है कि ये आपके 100% क्लियर थे, ये मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी में ये क्लियर हो गया, और ये सेगमेंट आपको छोड़ना है, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब आपके 3 सेगमेंट बन गए। अब आप 3 सेगमेंट में क्या करोगे, जनरल बच्चा और डिफरेंट बच्चा, नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, हमें एबव नॉर्मल बनना है, हमें डिफरेंट बनना है। तो हम डिफरेंट बनने में क्या करेंगे, बच्चा क्या कहता है उसकी अपनी सोच है, मैं क्या कह रहा हूँ आपको अगर बेहतर लगे तो आप उसे फॉलो करिएगा। मेरा क्या कहना है, जनरल बच्चे क्या करेंगे कि ये टॉपिक मुझे आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमने इसको छोड़ दिया, मे नॉट बी, और इन दोनों चैप्टर में हम पढ़ने लगेंगे। और जबकि मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं सबसे पहला काम करूंगा कि जो चैप्टर मुझे आते हैं, अगर 7 चैप्टर्स मुझे आते हैं तो वंस
एक बार मैं फिर से आई विल गो थ्रू दैट चैप्टर्स, ताकि ये जो 100% का कॉन्फिडेंस है, जो 100% का सेटिस्फेक्शन है, ये 1000% में हो जाए। करेक्ट है? तो जब ये 1000%, आपको कोई भी बात पूछनी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? जब ये 1000% का आपका कॉन्फिडेंस हो गया, तो अब इस 1000% के बाद में इसको हमने भूल जाना है, और इसको भूल जाने के बाद में हमको एग्जामिनेशन टाइम पर ही 1 हफ्ते पहले इसको वापस रिवाइज करना है। क्लियर है? अब मे बी और मे नॉट बी में भी क्या था हमारे पास में? मे बी और मे नॉट बी में भी था कि हम इसको कर सकते हैं और कर नहीं सकते हैं। अब हमारा सेकेंड एस्पेक्ट आएगा कि इन दोनों में से हम मिलाते हैं कि ये जो हमारे पास में क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, क्या इसमें से भी कोई चैप्टर है जो कंपैरेटिवली इजी हो? हमने क्योंकि यहाँ पर तो डिसाइड कर दिया, रेड सिग्नल लगा हुआ है, यहाँ तो रेड सिग्नल लगा हुआ है, रेड मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये चैप्टर्स हमें नहीं आते। लेकिन हम उसकी इंटेंसिटी को देखते हैं, उसका डिफिकल्टी लेवल देखते हैं, उसमें टाइम इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि हमारा इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। अगर ये कम टाइम इन्वेस्टमेंट में यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल रहा है, तो हम इनको सीखने की कोशिश पहले करेंगे। अब इन दोनों में से मिलाकर के एक सेगमेंट बनाना है कि ये हमें अभी पढ़ना है, और उस पढ़ने में क्या करना है, जो कम टाइम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को करना है। हमें टाइम इन्वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट और वेस्ट क्या है? जिसके बदले में हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है और जिसके बदले में हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर के हमें एक सेगमेंट बनाना चाहिए, और उस सेगमेंट को पढ़ने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और उस पे हम अपने प्रैक्टिस करते रहें। इस तरीके से ये सारी चीज़ों की हमको तैयारी करनी चाहिए। क्लियर है? तो ये तैयारी करने का एक तरीका हुआ कि हमने कैसे अपने क्वेश्चंस को बांटा, और क्वेश्चंस को बांटने के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट क्या आया कि जब हमारे पास में क्वेश्चंस हैं या चैप्टर्स हैं, जब हमारे पास में क्वेश्चंस या चैप्टर्स हैं, तो हमें इनमें से देखना है कि विच वन इज फॉर मैक्सिमम मार्क्स एक्सपेक्टेड। पता नहीं होता है कुछ भी, हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देख करके वहाँ पर इस बात को एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस मैक्सिमम मार्क्स के होते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस मिनिमम मार्क्स के होते हैं। तो अब मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स में भी हमें मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स के पास साथ में अलग अलग बाइफरकेट करके जुट नहीं जाना है कि हम एकदम से दौड़ने लगे और करने लगे, नहीं। अब इसमें देखना है कि मिनिमम मार्क्स है या मैक्सिमम मार्क्स है, हार्डली मैटर्स। इसके बाद में हमने देखना है कि इन चैप्टर में हमारा टाइम इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर हमारे कम टाइम इन्वेस्टमेंट में कोई चीज़ क्लियर हो रही है, तो सबसे पहले हम अपने मिनिमम टाइम इन्वेस्टमेंट में हम उस चैप्टर को क्लियर करेंगे। करेक्ट है? तो इतनी बात। अब इसके बाद में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ आता है कि अब हमारे 20 चैप्टर्स थे। अब 20 चैप्टर्स में 7 में तो हम 100% कॉन्फिडेंट थे। अब 7 में से निकालने के बाद में इसमें मे बी एंड मे नॉट बी और रेड वाले में से निकाल करके जो मिनिमम टाइम इन्वेस्टमेंट के चैप्टर्स थे, उन चैप्टर्स को कर लिया, और सपोज कर लिया हमने कि वो 3 चैप्टर्स खाली ऐसे थे जो मिनिमम टाइम इन्वेस्टमेंट पे जा रहे थे। तो हमने सबसे पहले वो 3 टाइम, अब क्या हो गया, 7 + 3 मतलब 10 चैप्टर आपके हो गए। दैट मीन्स कि जो कॉन्फिडेंस आपका 7 चैप्टर पे था, अब वो कॉन्फिडेंस आपका 10 चैप्टर पे आ गया, विदाउट इन्वेस्टिंग एनी एक्स्ट्रा टाइम, जस्ट पुटिंग अ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी। एक अच्छी रणनीति बना करके आपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा लिया, आपने अपनी चीज़ों को बढ़ा लिया। अब खाली आपके पास में रह गए हैं 10 चैप्टर, और इन 10 चैप्टर में से भी आई होप कि आपको 4 चैप्टर छोड़ने हैं जो कि नहीं पढ़ने हैं, और आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं जो कि पढ़ने हैं। अब ये 6 चैप्टर कौन से हैं? इसमें फिर से वही कि मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स। तो मिनिमम मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स एक्सपेक्टेड है। हो सकता है कि 2 चैप्टर ऐसे हों जिस पे मिनिमम आ रहा, तो फिर से हम इसको 2 को क्या कर देंगे, लेटर कर देंगे बाद में, और फिर इस 6 में से 4 को क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे। तो ये 4 का फिर बढ़ गया। तो अब आप 14
20 में से 14 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 20 में से 16 चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अब क्या, अगर आपने ये रणनीति बनाई तो इस रणनीति के साथ डे बाय डे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या हो रहा है, वो फ़ायदा ये हो रहा है कि आपको डे बाय डे पर डे यू आर गेटिंग इम्प्रूव्ड। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, आपकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आपकी नॉलेज बढ़ रही है। डे बाय डे आपका टेंशन कम हो रहा है कि यार 20 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, मुझे सिर्फ 16 चैप्टर ही पढ़ने थे। आपके पास से पहले ही कि 20 चैप्टर की जो भागदौड़ थी कि इतना पढ़ना है, तो 20 चैप्टर नहीं पढ़ने, पहले ही आपने अपनी भागदौड़ कम कर दी कि मुझे सिर्फ 16 चैप्टर पढ़ने हैं। और फिर सिर्फ 16 चैप्टर पढ़ने के बाद में भी आपने अपने आप को निकले, अरे 16 में से 10 तो मेरा काम हो ही गया, अब मुझे खाली 6 पढ़ने, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतर है, आपने उस 6 चैप्टर को पढ़ डाला। ठीक, तो इस तरीके से अब आपको जो नहीं पढ़ना था, अब अगर आपके 20 में से 16 चैप्टर तैयार हैं तो आप सिलेक्शन के लिए तैयार हैं। अब आप सिलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो अब ये सिलेक्शन के लिए जब आपकी तैयारी हो गई, तो अब इस सिलेक्शन की तैयारी में अभी भी एक बहुत अच्छा सा, बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट बाकी है कि इस सिलेक्शन की तरफ एक कदम आप और कैसे बढ़ोगे, और बहुत आसानी से कैसे बढ़ोगे। तो एक कदम और कैसे बढ़ोगे और बहुत आसानी से कैसे बढ़ोगे, वो मैं आपके साथ और आगे शेयर करता हूँ। तो आपको क्या करना है कि अब आपके पास में जो चीज़ें तैयार हैं, उन चीज़ों में हमें क्या करना है, अब हमारे पास में जैसे हमारी स्ट्रैटेजी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। द प्लानिंग पार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर सक्सेस। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है और प्लानिंग के बाद में आपने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत मेहनत भी करी है, तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। 2 चीज़ें हो सकती हैं, आपने बगैर प्लानिंग किए हुए एकदम से मेहनत करना शुरू कर दिया और पता चला कि वो मेहनत दिशाविहीन थी, तो क्या सिलेक्शन होना है? क्या हम अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे? क्या हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे? विल आई अचीव टू माई डेस्टिनेशन? नो, आई एम नॉट सेइंग कि आई विल रीच 100%. आई एम नॉट सेइंग कि आई विल नॉट रीच 100%. मीन्स 100% नहीं आ रहा है ना आपका, तो क्या करना है? प्लानिंग। और अगर हमने प्लानिंग करी, बहुत अच्छी सी प्लानिंग कर ली हमने, अभी आपको पहले क्या बताया कि अगर बगैर प्लानिंग के जुड़ गए तो हमारे ऊपर वर्क बर्डन भी बढ़ गया, टाइम भी निकल गया, हो सकता है कि फाइनेंशियली भी आपके बहुत सारे से एक्सपेंडिचर्स हो जाएं और नेट रिजल्ट आपके पास में आपका डिजायर्ड नेट रिजल्ट नहीं हो। लेकिन अब इसका दूसरा सेगमेंट आता है कि प्लानिंग। सर ने कहा कि प्लानिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए, तो हमने प्लानिंग बहुत अच्छी से कर ली, जैसा सर बता रहे हैं मैंने प्लानिंग करी, और प्लानिंग करने के बाद में उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना नहीं शुरू किया, तो क्या रिजल्ट होगा? अब की बार क्या आंसर आएगा? मे बी और मे नॉट बी? नहीं, अब की बार ये आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। अब की बार आंसर आएगा डेफिनेटली नॉट। अगर हमने प्लानिंग बहुत अच्छी कर ली है, लेकिन अगर प्लानिंग का एग्जीक्यूशन नहीं है, तो डेफिनेटली हम मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। तो प्लानिंग जितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, उतना ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसका एग्जीक्यूशन। प्लानिंग से क्या होता है कि एग्जीक्यूशन के लिए आपकी सारी चीज़ें, आपकी एनर्जी है, आपकी मनी है, आपका टाइम है, आपकी बहुत सारी सी चीज़ें बच जाती हैं, और जब आप उसको काम करते हो तो आपके लिए क्या हो जाता है? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और सक्सेस आपकी तरफ आने लगती है। ठीक है, तो इसलिए एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग का पार्ट इतना ही है, टू मेक यू इजी, टू मेक द थिंग्स फॉर इजी। Unless until you will not do for the things, you will not put your efforts for the achievement, you will not achieve anything. ठीक, तो अब आते हैं कि अब ऐसा और कौन सा लास्ट सीन है जो आपको करना है। तो हमने कहा कि अब आपके पास में कुछ चैप्टर्स, अभी जैसा कि हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं कि 16 आउट ऑफ 20 का टोटल टारगेट था कि आपको 16 पढ़ने हैं। तो अब आपने ये तो निकाल लिया कौन से कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, या कितना सिलेबस पढ़ना है, या क्या करना है। अब आता है ये क्या था पार्ट? ये पार्ट था प्लानिंग का। ये आपकी प्लानिंग हो गई। अब आपका एग्जीक्यूशन कैसे होना है इस प्लानिंग का? अब प्लानिंग का एग्जीक्यूशन कैसे क्या होना है कि अब आप जो भी पढ़ रहे हो, अब फिर से अगेन आप उसको 3 तरीकों में बांटो। पहला, आपने जस्ट जनरल पढ़ा और उसके नोट्स बना लिए आपने।
अब आपने पढ़ा और उसके नोट्स बना लिए, ये आपके कौन से हैं? ये आपके प्राइमरी नोट्स हैं, ये आपके प्राइमरी नोट्स हैं कि आपने ये नोट्स बनाए, आपको क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, आपको ऑनलाइन जो पढ़ाया जा रहा है, आप उस ऑनलाइन को, आप उस क्लास को पढ़ रहे हो, वहीं पर इमीडिएटली नोट्स बना रहे हो, जो टीचर बता रहा है वो आप कर रहे हो, और फिर घर जा कर के, आई रिपीट, जो चैप्टर जिस दिन पढ़ाया गया है उसके लिए आपके क्लास नोट्स बन रहे हैं जो कि प्राइमरी नोट्स कहलाते हैं, और यही प्राइमरी नोट्स आगे आपके एक्सटेंड होते हैं कि जो चैप्टर हमने आपको क्लास में पढ़ाया या किसी भी टीचर ने आपको क्लास में पढ़ाया, तो उसी चैप्टर को सेम डे आपको हर हाल में विदाउट एनी नेग्लिजेंस सेम चैप्टर सेम टॉपिक उसी दिन पढ़ना है। उसको हम कल पढ़ लेंगे ऐसा नहीं करना है, उसको आज ही पढ़ना है। और उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर से मैं इतनी देर से प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, मैं इतनी देर से टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं इतनी देर से इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, इतनी देर से वेस्टेज की बात कर रहा हूँ, तो ये भी उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। वो कैसे रिलेटेड है कि जो चैप्टर आपने अभी पढ़ाया है, आज हमने पढ़ाया है और आपने पढ़ा है, और उसी चैप्टर को आप घर जा करके वापस से बुक लेकर के पढ़ते हो, आज ही पढ़ते हो, तो उस एक चैप्टर को पढ़ने में अगर आपको आज की तारीख में आप पढ़ोगे तो हो सकता है कि एक ही घंटे के अंदर जो आपको 3 घंटे या 6 घंटे पढ़ाया गया है, तो 6 घंटे का पूरा रिवीजन आप 1 घंटे में कर सकते हो। जब से छोटे थे तब से ये बताया गया कि यार स्कूल में जो पढ़ाया गया वो आज ही पढ़ लो, तो छोटे की बात आज भी फॉलो होती है, और जिसने फॉलो किया वो सक्सेस के रास्ते पे चल रहा है। तो अगर आप आज ही उसको रिवाइज करोगे, आज ही उसको उसके प्राइमरी नोट्स बनाओगे, तो आज 1 घंटे का टाइम लगेगा, और अगर कल इसको नोट्स बनाओगे तो हो सकता है ये 2 घंटे का टाइम लगेगा, और अगर कुछ दिनों के बाद बनाओगे तो हो सकता है कि इसमें से कुछ चीजें आप भूल गए हो, आपको फिर से पढ़नी पड़े, आपको फिर से किसी से पूछना पड़े, चाहे वो फ्रेंड से हो चाहे वो टीचर से हो। इसका मतलब ये आपका जो था ये टाइम का एक्सपेंडिचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ इज टाइम। तो ये टाइम का एक्सपेंडिचर आपके पास में फिर से हो गया। और यहां हम किस चीज से जद्दोजहद कर रहे हैं? हमारे पास में टाइम की ही स्कैसिटी है। अगर जनवरी के फर्स्ट वीक में पेपर एक्सपेक्टेड है तो हमारे पास में नवंबर एंड दिसंबर है, जिसके बीच में कुछ फेस्टिवल्स भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है? सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो एग्जामिनेशन का दिन, जिस दिन आप वो पेपर दे रहे होगे। अगर एक छोटे से फेस्टिवल के लिए हम हफ्तों तैयारी करते हैं, तो इस बड़े फेस्टिवल के लिए हम सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो हम इसको सेलिब्रेट मतलब ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हैं? ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर आपका नहीं हो, इसको बचाने के लिए आपको क्या करना है? सेम चैप्टर जो पढ़ाया गया, जिस दिन जो आपको पढ़ाया गया, जिस दिन जो आपने सीखा है, आप उसको उसी दिन बनाइए और उसको प्राइमरी नोट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक, तो ये आपके प्राइमरी नोट्स हो गए। अब प्राइमरी नोट्स के बाद में आपको क्या करना है? प्राइमरी नोट्स के बाद में आपको सेकेंडरी नोट्स बनाने हैं। अब वो सेकेंडरी नोट्स क्या है? सेकेंडरी नोट्स वो होते हैं कि आपने एक बार एक चीज़ को पढ़ लिया, उसके लिए बना लिया। अब सेकेंडरी नोट्स क्या है? सेकेंडरी नोट्स वो हैं कि अब आपने जो ये चैप्टर्स पढ़े हैं, इन चैप्टर्स के ऊपर जो नोट्स बनाए हैं, और इन नोट्स को पढ़ने के बाद में अब आपके पास में आपके दिमाग में खुद से क्वेश्चन का जनरेशन होने लगना चाहिए। ठीक है, अगर आप खुद से क्वेश्चन का जनरेशन करने लगे, आपके पास में टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप खुद बनाने लगे हो, जो आपने टॉपिक पढ़ लिया है उस टॉपिक के ऊपर क्लास में जितने नोट्स दिए गए या मार्केट में जितने नोट्स अवेलेबल हैं उनको भूल जाइए। अब उस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपके पास में जितने क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? प्राइमरी नोट्स में ऐड ऑन हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे। तो अब आपका सेकेंडरी नोट्स कौन सा बना? अब आपका सेकेंडरी नोट्स बना कि जो हमने पढ़ाया है, जो किसी टीचर ने पढ़ाया है, वो टीचर्स के नोट्स प्लस आपके अपने नोट्स, आपके अपनी क्वेरीज, आपके अपने क्वेश्चंस। ठीक है,
तो ये मिल करके बन गए आपके सेकेंडरी नोट्स कि आपने प्रीवियस ईयर्स के थ्रू गए, जो टीचर ने पढ़ाया वो गए, आपने जो चैप्टर है उस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा, अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद में उन चैप्टर्स के साथ में आपने अपने सेकेंडरी नोट्स बनाए। सेकेंडरी नोट्स इज एन एड ऑन योर प्राइमरी नोट्स। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आता है आपका फाइनल स्टेप। अब आपका फाइनल स्टेप क्या आता है कि आपके प्राइमरी और सेकेंडरी नोट्स बन गए और आप इनके साथ में गो थ्रू हो गए। तो थर्ड नंबर पे हमें क्या करना है, थर्ड नंबर पर अब हमको सिर्फ चैप्टर्स को याद करके, उस चैप्टर का नाम या उस टॉपिक को याद करके आपके पास में कितनी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को बगैर इनके संपर्क में आए हुए, बगैर प्राइमरी और बगैर सेकेंडरी के संपर्क में आए हुए, आपने जितना मेमोराइज कर रखा है, आपने जितनी चीज़ों को सीख रखा है, उनको बगैर कंसल्टिंग, विदाउट कंसल्टिंग द प्राइमरी नोट्स एंड सेकेंडरी नोट्स, यू आर मेकिंग द नोट्स फ्रॉम योर ओन माइंड by recollecting the things, by recollecting the things. Get it? तो ये जो तीसरी बार का जो नोट्स बने आपके, जो तीसरी बार के आपके नोट्स बने, इस बार तो आपने किसी बुक को भी टच नहीं किया, इस बार आपने किसी नोट्स को भी टच नहीं किया, और इस बार आपने किसी टीचर के साथ भी डिस्कस नहीं किया। यू डिड बाय योरसेल्फ। अब यहां पर से आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो रेज होगा वो 10,000%, 1,00,000%, कितने भी परसेंट होगा। अब आपको पता है कि यहां पर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। यहां पर अगर हम कहीं रुक रहे हैं तो आई हैव टू गो थ्रू अगेन, unless until you are not covering the things, unless until जब तक कि आप उस पूरे टॉपिक को अपने आप से बगैर किसी हेल्प के, बगैर किसी कंसल्टेशन के अगर आप उसको कवर नहीं कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू नीड मोर प्रैक्टिस। आपको और प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करनी है, और तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आप ये थर्ड टाइप के नोट्स अपने आप से बनाने नहीं लगो। This is going to help you to get your success. ये आपको सफलता को हासिल करने में जितनी ज़्यादा मदद करने वाला है, इसके अलावा कुछ और नहीं मदद करने वाला है। दिस इज़ जस्ट कपल ऑफ मंथ्स, सिर्फ कुछ महीनों का बात है। सिर्फ कुछ महीनों की बात के बीच में अगर बीच में कोई जश्न आ रहा है, कोई त्यौहार आ रहा है, कोई बात आ रही है, कोई शादी पड़ रही है, कुछ पड़ रहा है, थोड़े दिनों के लिए सब भूल जाओ। सिर्फ एक महाजश्न मनाना है, और वो महाजश्न का दिन है तुम्हारा एग्जामिनेशन का दिन। सिर्फ एक महाजश्न मनाना है, वो है तुम्हारे एग्जामिनेशन का दिन, और उससे भी बड़ा जश्न होगा जो बाकी सब मनाएंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिणाम का दिन, तुम्हारे रिजल्ट का दिन। वो तुम नहीं मनाओगे, तुम्हारे लिए सब बनाएंगे। तो सब लोगों को उसकी तैयारी करने दो, तुम अपने महाजश्न की तैयारी करो, तुम अच्छी तरीके से तैयारी करो। बांध लो गांठ कि अगर ये तीसरा पॉइंट हमें अचीव करना है, तो तीसरे पॉइंट को अचीव करने के लिए यहाँ पर जो पहले दूसरे स्टेप लिखे हैं ये तो हैं, और ये क्या है, ये है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन से पहले क्या है, एग्जीक्यूशन से पहले है प्लानिंग। एग्जीक्यूशन से पहले है प्लानिंग। तो एक बहुत अच्छी सी प्लानिंग आपको, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, और आपके कैरियर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। इफ रियली यू वांट टू डू समथिंग, अगर आपको सच में कुछ करना है तो अपने से झूठ मत बोलो, अपने सच को पहचानो, अपने सच के साथ जियो, और अगर तुम्हारे सच में कुछ कमजोरी है तो उसको मजबूत करने की कोशिश करो। जिंदगी आपकी, कैरियर आपका, एवरी एल्स बडी कैन गाइड यू ओनली और मिसगाइड यू ओनली। चॉइस इज योर। तो आज हमने आपके साथ में सिर्फ इतना ही डिस्कस करना था कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए आगे एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। करेक्ट है ना? तो इसलिए एक बहुत छोटी सी बात है कि
अगर हमें पानी पीना है, प्यास लगी है, तो हमारे पास में गिलास भर के नहीं, जग भर के नहीं, ड्रम भर करके पानी रखा हुआ है, लेकिन अगर हम खुद से उठा करके उसको पिएंगे नहीं तो पानी हम पी नहीं पाएंगे, चाहे जितना भी रखा हो, चाहे जितने भी लोग आपसे कुछ कहते रहें, चाहे जितनी भी प्लानिंग आप करते रहो, जब तक कि आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक कि कुछ नहीं होने वाला है। दोनों चीज़ें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पानी कोई कितना भी अगर आपको उठा करके आपको गिलास में लगा दे, हाथ में पकड़ा दे गिलास, तो गिलास जब तक आप मुंह से नहीं लगाओगे आप नहीं पी पाओगे, और किसी व्यक्ति ने आकर के आपके मुंह में भी लगा दिया गिलास, तो जब तक कि आप सॉलो नहीं करोगे तब तक के अंदर नहीं जाएगा, आपकी प्यास नहीं बुझेगी। तो बस ये सिलेक्शन जो है, ये कैरियर जो है, ये सक्सेस जो है, ये आपकी एक प्यास है जो आपको स्वयं बुझानी है। इसके लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए, आई एंड एवरी एल्स वन। हम और प्रत्येक दूसरा आदमी सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, फॉलो आपको करना है। हमने आपको 2 बहुत अच्छे तरीके बताए। सबसे पहला चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है प्लानिंग, और प्लानिंग करने का क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए हमको, वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। और उस प्लानिंग के बाद में उसका एग्जीक्यूशन कैसे होना है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे, अगली क्लास में, और देखते हैं। अगर आपको कोई भी बात पूछनी है, कोई भी चीज़ करनी है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप हमें मेल कर सकते हो, आप हमारे पास में फ़ोन कर सकते हो। तो सारी चीज़ें हैं आपके लिए क्लियर हैं। यू आर वेलकम एट एवरी एस्पेक्ट, इन एवरी मैनर यू आर वेलकम। प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर कैरियर। थैंक यू फॉर द डे, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस कैरियर। थैंक यू।